हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है भौगोलिक खोज। ठीक है ना। तो इससे पहले इस चैप्टर का एक वीडियो पहले ही आ चुका है, अपलोडेड है यूट्यूब पे। आप जा कर के क्लास 9th का हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। ये जो वीडियो होगा ये दूसरा वीडियो होगा इस चैप्टर का। इससे पहले हम लोगों ने भौगोलिक खोज के बारे में पढ़ा था कि भौगोलिक खोज होते क्या हैं और ये किस प्रकार से कौन कौन से देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है ना। भौगोलिक खोज में उनका क्या योगदान रहा था और क्या कारण थे जिसके कारण ये लोग भौगोलिक खोज करने के लिए आतुर हो गए थे। मतलब ये सोचे थे कि नए नए क्षेत्रों की खोज क्यों करनी है। इसके बारे में बच्चों हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जा करके देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, या फिर आप पहले उस वीडियो को ही देख लेते हैं तो आपको चीज़ें जो है वो एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो आइए बच्चों, इसमें हम लोगों को पढ़ना है, ये जो दूसरा वीडियो है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि, यानी कि किस प्रकार से भौगोलिक खोज हुआ, उसके क्या कारण थे, और भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखो क्या करें यहाँ पे कि हम लोग देखे थे कि यूरोपियन जो कंट्रीज थे वो अलग अलग, जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो अलग अलग क्षेत्रों में की खोज के लिए निकले थे। इसी बीच में क्या होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके प्रभाव स्वरूप यूरोप जो है वो मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने को उद्यत हुआ। अब ये कौन सी मानसिकता थी, कौन से कारण थे, तो देखो क्या करा है बच्चों कि 11वीं 12वीं शताब्दी में जेरूसलम यानी कि आधुनिक इजराइल में अवस्थित है, क्या है, इजराइल अवस्थित है, जेरूसलम अवस्थित है इजराइल में। पर अधिकार के मुद्दे को लेकर हुए धर्म युद्ध में जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुए तो सामंती गौरव के मिथ्याभिमान से ग्रसित यूरोपीय दम टूटने लगा। अब देखो क्या है इसका मतलब, क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि जो यूरोपीय कंट्रीज थे वहाँ पे 11वीं से 12वीं सदी में, कब, 11वीं से 12वीं सदी में क्या हुआ था कि वहाँ पे किसका प्रभाव था, तो चर्च का प्रभाव था। किसका प्रभाव था बच्चों, चर्च। चर्च मतलब क्या है, ईसाइयों का जो धर्म स्थल है उसको क्या बोलते हैं, चर्च। और चर्च का जो हेड होता है वो अपने आप को क्या साबित किए हुए था कि हम भगवान, यानी कि जो ईसा हैं, ईसा मसीह जो ईश्वर हैं, उन्हीं के हम क्या हैं, मतलब एक तरीके से बोला जाए कि अगर वो दूसरा कोई भी अगर भगवान हो सकता है, जो ईसा मसीह, उनको छोड़ करके अगर कोई दूसरा व्यक्ति, यानी कि हम उनके प्रतिनिधि हैं, ऐसा मानते थे कि जो हम बोलेंगे वो सोच करके देखो कि भगवान की वाणी है। मतलब जो हम डिसीजन लेंगे वो सब समझो कि भगवान के नाम पे ले रहे हैं, और सारी चीज़ों को, यानी कि कोई भी भगवान के अगेंस्ट में नहीं बोलेगा, यानी मेरे अगेंस्ट में नहीं बोलेगा। ठीक है ना। तो जो चर्च का जो पादरी होता था वही सारी चीज़ों को देख रेख करता था, और खास करके यूरोप में यही प्रभाव था। लेकिन जब 11वीं 12वीं सदी में धर्म युद्ध हुआ, क्या हुआ बच्चों, धर्म युद्ध हुआ, और हुआ कहाँ पे था, तो जेरूसलम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जेरूसलम। आज अगर देखिएगा कि जेरूसलम है कहाँ पे, तो वो आपको इजराइल में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है बच्चों, इजराइल में जेरूसलम देखने को मिलता है। ठीक है। इसी के लिए क्या हुआ था, यूरोपियन और मध्य एशिया, खास करके अरब के जो लोग थे उनके बीच में क्या होता है, धर्म युद्ध होता है, और उसमें जो है ये अरबों ने क्या कर दिया था, उसको पराजित कर दिया था। जब ये चर्च वालों को, यानी कि जो सामंती लोग थे यूरोप के, जब वो पराजित हुए तो बोले अरे हम तो पराजित हो गए। मतलब उनका जो मिथ्याभिमान था, अपने आप को गौरवान्वित, मतलब झूठा गौरवान्वित किए हुए थे, जब वो हारते हैं तब उनको पता चलता है कि अच्छा हम किस दुनिया में थे। अब देखो क्या हुआ कि परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। धर्म युद्ध के दौरान भी यूरोपियनों को यह महसूस होने लगा कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। पहले वो अपने आप में, यानी कि कुएं का मेंढक बने हुए थे। कुएं का मेंढक कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो यूरोपीय लोग थे वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। और आप देखिएगा भी कि जब वो भारत में आते हैं तो वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, और भारतवासियों को क्या समझते हैं, मतलब श्रेष्ठ नहीं समझते हैं। बोलते हैं कि ये मतलब ऐसे इन्फीरियर है, क्या है, इन्फीरियर है, और अपने आप को सुपीरियर समझते थे। ठीक है ना। अब देखो क्या करें, आप ये भी देखिएगा, आप लोग ये भी देखे होंगे कि जब साउथ अफ्रीका में गोरे और काले का भेद होता था, वो अपने आप को क्या समझते थे, बहुत अच्छा समझते थे। तो ये जो मिथ्याभिमान था, जब अरबों ने उनका मिथ्याभिमान को तोड़ा तब उनको समझ में आया कि नहीं नहीं, दुनिया के और भी जो पहलू है, और भी जो पक्ष है, उनको समझने का प्रयास किया जाए। इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। क्या कर दी बच्चों, पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। पुनर्जागरण एक वर्ड आया है यहाँ पे, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण
पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। पुनर् का मतलब पुनः और जागरण मतलब जागना, यानी कि इनकी जैसे लग रहा है कि उतने समय तक, जितने समय तक यूरोप पे चर्च का प्रभाव था, उस समय तक कोई भी नया, जैसे बोले तो इन्वेंशन नहीं हो सकता था, कोई उल्टा सोच नहीं सकता है। यानी कि अगर सोच करके देखो, साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है बच्चों क्वेश्चन करना। क्या करना? क्वेश्चन करना, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करना, ठीक है ना। ये साइंस का जो है वो कार्य होता है। लेकिन क्या हुआ था, तो साइंस का मतलब क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन करना। लेकिन जो भी व्यक्ति, जो भी साइंटिस्ट पढ़ने का कोशिश करता था, क्वेश्चन करने की कोशिश करता था, तो वो क्या कर देता था? दंडित होता था। जैसे आप गैलीलियो का नाम सुने हैं। गैलीलियो क्या थे? एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? टेलीस्कोप की खोज की थी। तो वो भी क्या किए थे? वो बताए थे ना, एक बार बताने का प्रयास किए थे कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। ये इस बात पे गैलीलियो को जेल में बंद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? जितने भी क्या बोल सकते हैं कि वैज्ञानिक, जो भी अच्छे प्रोग्रेसिव सोच के व्यक्ति थे, उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। और ये बंद क्यों किया गया था? क्योंकि जो चर्च था उसका मानना था कि पृथ्वी मेन केंद्र में है, और जितने भी ग्रह और नक्षत्र हैं, पूरा ब्रह्मांड जो है वो किसका चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। जबकि ये वास्तव में सही नहीं था। और अगर साइंटिस्ट इसको प्रूव करने का प्रयास करते थे कि नहीं, पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो इस बात से गुस्सा होकर के जो चर्च होता था वो क्या कर देता था? लोगों को दंडित करता था। तो फिर भी लोग क्वेश्चन करने से नहीं मानते थे और नए नए प्रयोग करते गए। तो यही जो प्रक्रिया है वो बच्चों क्या कहलाता है? पुनर्जागरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पुनर्जागरण। अब देखो, इतना कुछ समझने के बाद अब हमें यह समझना है कि मध्य युग में अरबों और तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया। अब अरबों ने क्या कर दिया? इनको धर्म युद्ध में तो हरा दिया। उसके बाद ये जो अरब वाले हैं और तुर्क वाले हैं, इन लोगों ने क्या किया? एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। परंतु 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना क्या हो गया था? निरापद नहीं रहा। निरापद नहीं रहने मतलब क्या है? आसान नहीं रहा, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था। यानी कि जो भी इस रास्ते से होकर के जाता था, उससे क्या करते थे? लोग टैक्स वसूलते थे, जिसका हल ढूंढना यूरोपियों के लिए आवश्यक था। अब देखते हैं कि इसका मतलब ये है क्या, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अगर आप बच्चों इस मैप को देखते हैं तो आप क्या देखिएगा? इस जगह पे, यहाँ पे आप देखिएगा कि ये क्या है? हमारा देश अपना भारत है। और उसके बाद अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपको तुर्की दिखाई देगा। कौन दिखाई देगा? तुर्की, ठीक है ना। और तुर्की, और यहाँ पे इजराइल जो है वो इजराइल कुछ इस जगह पे दिखाई देगा। रुकिए, अभी हम जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा, और जूम कर देते हैं, देखिए यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है कि ये हो गया इंडिया। और ये क्या है? ये पूरा का पूरा जो कंट्री है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जितने भी कंट्रीज आपको ये दिखाई दे रहे हैं, वो सब के सब कहाँ पे आते हैं? यहाँ से। ये वाला जो पार्ट है, ये सब क्या कहलाता है? यूरोप कहलाता है। क्या कहलाता है? इसके ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है वो क्या, कौन है? यूरोप है। और अगर सोच करके देखो कि सेंट्रल एशिया और एशिया से, अगर एशिया, ये पूरा का पूरा महादेश जो है वो कौन है? एशिया महादेश है। तो इस जगह से जो व्यापार होता था, क्योंकि देखो इस वाला जो क्षेत्र है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, भारत में खास करके अगर व्यापार होता था यूरोपियन कंट्रीज के साथ, तो वो कैसे होता था? तो एक आप सुने होंगे सिल्क रूट, यानी कि रेशम मार्ग का नाम सुने होंगे। तो रेशम मार्ग, यानी कि रेशम मार्ग चाइना से होते हुए जाता था कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे तुर्की होते हुए यहाँ से यूरोप में एंटर करता था। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पे अरेबियन हम लोगों ने देखा था ना, तो ये देखो, ये है सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया कि इस वाले क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, और अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य का निर्माण करवाया। अब सोच करके देखो कि जो व्यापार होता था इस रास्ते से होकर के जाता था, उस रास्ते पे किसका कब्जा हो गया? अरबों और तुर्कों का कब्जा हो गया। अब ये लोग, कोई भी व्यापारी यहाँ से सामान लेकर के इधर इस वाले क्षेत्र से अगर यूरोप जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा? इस रास्ते से होकर ही जाना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अब इन लोगों ने क्या किया कि अच्छा, अब मेरा यहाँ पे क्या हो गया? कब्जा हो गया। अब कोई भी व्यापारी यहाँ से अगर व्यापार करना चाहता है तो उसको भारी टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि टैक्स वसूलेगा, रंगदारी जिसको बोलते हैं ना, उस तरीके का। तो आपको जितना वो मांग रहा है टैक्स, उतना देना पड़ेगा। अगर नहीं दीजिएगा तो व्यापार नहीं करने देगा। तो सोच करके देखो कि जो मसाले
का व्यापार होता था वो तो बंद हो गया। एक तरीके से देखा जाए कि इंडिया से जो भी सामान का व्यापार होता था वो तो व्यापार होना ही बंद हो गया। अब जब व्यापार होना बंद हो गया तो सोच करके देखो, यूरोपीय लोग जो थे वो मांस ज़्यादा खाते थे, तो मांस के प्रतिरक्षण के लिए उनको किस चीज़ की आवश्यकता थी? मसाले की। और मसाले खास करके बहुत अच्छी क्वालिटी इसका कहाँ मिलता है? इंडिया में। तो उन लोगों ने देखा कि अरे कहीं ना कहीं हमको कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो गया है कि अरबों का और तुर्कों का क्या हो गया? अधिकार हो गया। यहाँ पे आप देखिएगा ये क्या है? टर्की है, ये है सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या हो गया है कि अरबों और तुर्कों का अधिकार हो गया, ये लोग ज़्यादा पैसा वसूल रहे हैं, तब तो बहुत मुश्किल होगा। तो इन लोगों ने एक तरीका ढूंढा। क्या तरीका ढूंढा? यहाँ पे आप देखिए, इन लोगों ने एक रास्ता ढूंढा। और रास्ता क्या था? कुछ इस प्रकार का रास्ता था बच्चों कि वो लोग क्या किए कि ये हो गया स्पेन और पुर्तगाल। देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये हो गया स्पेन, ये है पुर्तगाल और दूसरा ये है स्पेन। तो यहाँ के जो निवासी थे इन लोगों को ये पूरे यूरोपीय कंट्रीज ने फंडिंग किया। क्या किया? फंडिंग मतलब पैसा दिया। बोला कि देखो तुम लोग बहुत अच्छा नाविक हो समुद्र में, क्योंकि तुम समुद्र के एकदम किनारे हो, तो समुद्र की जो जानकारियां हैं वो तुम्हें ज़्यादा है, तुम लोग समुद्र में नाव चलाना अच्छा जानते हो, जहाज चलाना अच्छा जानते हो, इसलिए हम तुमको क्या करते हैं? फंडिंग देते हैं, पैसा देते हैं, पैसा की कोई कमी नहीं होगी। तुम लोग नए नए क्षेत्रों की खोज करो, क्योंकि ये जो रास्ता है वो तो बंद हो गया। तो एक व्यापारिक मार्ग खोजना बहुत जरूरी है। अगर नहीं खोजोगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा व्यापार करना, सामान नहीं मिल पाएगा। तो इन लोगों ने क्या किया? तो देखो स्पेन का एक था कोलंबस। कोलंबस जब यात्रा पे निकला तो उस समय तो घड़ी या फिर दिशा दिक सूचक यंत्र तो था नहीं, तो वो भटकते भटकते कहाँ पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। लेकिन एक था पुर्तगाली, जो कौन था? कोलंबस। तो कोलंबस जो है वो ऐसे ऐसे पीछे पीछे, यानी कि दूर नहीं जाता था, बीच समुद्र में नहीं जाता था, समुद्र के किनारे किनारे यानी कि अफ्रीका के किनारे किनारे होते 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 यहाँ तक पहुँचता है। और कहाँ पहुँच जाता है? साउथ अफ्रीका में पहुँचता है। और इसका जो दक्षिणतम बिंदु है जिसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, उत्तमाशा अंतरिप जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे जब ये बच्चों पहुँचता है तो यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पे एक व्यापारी है अब्दुल मजीद करके नाम है, वो गुजरात का व्यापारी था, तो वो यहीं पे था अफ्रीका में। तो इसी से इसका मुलाकात होता है वास्को डिगामा का, और वास्को डिगामा बोलता है कि हमको इंडिया जाना है, रास्ता बताओ। तो जो अब्दुल मजीद है वो क्या करता है कि इसको यहाँ से लेकर के ऐसे होते 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 इस जगह से कुछ इस प्रकार से इस रास्ते को अख्तियार करते हुए ये कहाँ पहुँचता है? इंडिया पहुँचता है। तो ये पहली बार जब वास्को डिगामा इंडिया पहुँचता है तो यहाँ के एक क्या बोलते हैं राजा थे केरल के, केरल तट पे पहुँचता है। तो केरल तट के जो राजा थे जिनका क्या नाम था उस समय? जमोरिन। तो जमोरिन जो है वास्को डिगामा का स्वागत करते, बोले कि आइए जरूर, आप व्यापार करना चाहता है। वास्को डिगामा बोलता है कि महाराज मैं आपके यहाँ से व्यापार करना चाहता हूँ और खास करके मसालों का व्यापार करना चाहता हूँ। तो बोला कि ठीक है करो, क्या दिक्कत है। तो जब ये व्यापार करने के लिए आता है तो अपना देखो, सोच करके देखो, जिस जहाज से वास्को डिगामा भारत आया था उस जहाज में केरल से यानी कि भारत से मसाले भर भर के ले गया था, और जब जितना पैसे ले करके यहाँ से खरीदा था उससे 60 गुना, सोच करके देखो कि उसका 60 गुना यहाँ पे गया तो यूरोपीय बाजार में उस मसाले को बेचा। यानी कि लेकर के जब यहाँ से यूरोप पहुँचा तो बोला कि देखो भाई हम तो मसाला लेकर के आए हैं इंडिया से, अगर लेना है तो लो। तो वो जो जितना पैसा, यानी सोच करके देखो यहाँ पे अगर 6,000 रुपया में 6,000 रुपया में यहाँ से जो सामान अगर खरीद के ले गया था तो जो यूरोप में ले जाकर के वो मसाले को बेचा तो उसको 36,000 रुपया मिला था। सोच करके देखो 60 गुना फायदा मिला था। सोच करके देख रहे हो कितना, मतलब 36 गुना क्या 3,60,000, 60 गुना कितना होगा? 3,60,000 होगा, 36,000 नहीं बल्कि 3,60,000 होगा। तो सोच करके देखो कितना इसको फायदा हुआ, जबरदस्त। जब फायदा हुआ तो ये इन लोगों ने क्या किया? व्यापारी के एक रास्ता ही ढूंढ लिया कि चलो चलो ये है। और कुछ इस प्रकार से तो फिर पुर्तगालियों ने जब वास्को डिगामा आया तो जब पुर्तगाली सरकार को पता चला तो पुर्तगाली व्यापारी जो थे वो अपना अपना क्या किए? व्यापार करना शुरू कर दिए, क्योंकि रास्ता तो पता चल चुका था और इस रास्ते से जा नहीं सकते थे, इस रास्ते से जा नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुर्की और सऊदी जो अरेबिया है इसका कब्जा हो गया था पूरे के पूरे क्षेत्र पे, तो इधर से रास्ता बंद हो गया था। तो यहीं से इसी रास्ते से होकर के ये लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो रास्ता है मैप पे चीज़ें जो है वो आसानी से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अब देखो बच्चों, जब वो लोग यात्रा पे निकल रहे थे, कौन? पुर्तगाली और स्पेनी, तो उनको क्या है कि इस काल में
और कुछ नए आविष्कार हुए थे। जैसे जिस समय ये लोग यात्रा पे नहीं कर रहे थे उसी समय कुछ नए नए आविष्कार हुए थे। और ये आविष्कार कौन कौन से थे? तो देखो क्या था कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा था। तो कंपास कैसे बनाते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि कंपास क्या होता है। तो कंपास जो है वो इसका ज्ञान किससे सीखा था? अरबों से सीखा था, क्योंकि अरब वालों से इनका संपर्क था। तो अरबों से इन लोगों ने क्या सीखा था? कंपास बनाना। इटली, स्पेन और पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई। यानी कि ये पुराने जो पद्धति था नाव बनाने का, उस पद्धति को छोड़ करके इन लोगों ने एक नया सिस्टम बनाया, खांचा पद्धति। और खांचे पद्धति से ये लोग जहाज बनाए। तो वो जो जहाज होता था बहुत ही ताकतवर होता था और अच्छा चलता था समुद्र में। ठीक है ना। और देखो क्या करा कि दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था। और इसी समय क्या हुआ था बच्चों? दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था। जब इतने सारे आविष्कार हुए तो समुद्री अभियानों में ये जो है वो काफी सहायक हुए। अब देखो क्या करा कि मानचित्र में काफी सुधार हो चुका था। और इस संदर्भ में एस्ट्रोलॉब यानी कि अक्षांश जानने के उपकरण भी क्या थे? महत्वपूर्ण था। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज बनाए, जिसको क्या बोला गया? कैरावल बोला गया। क्या बोला गया बच्चों? कैरावल। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कैरावल क्या है? तो कैरावल जो है वो पुर्तगालियों द्वारा विकसित एक नई किस्म के जहाज थे, जो कैसे थे? हल्के और तेज चलने वाले थे। उसी जहाज को क्या बोलते थे? कैरावल बोलते थे। और देखो क्या करे कि इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। और इसी क्रम में 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तमासा अंतरिप के केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। और 1492 में ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। और आगे 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक नाविक था जिसका क्या नाम था? वास्को डी गामा। वो उत्तमासा अंतरिप्त होते हुए भारत के मालाबार तट, जो कि केरल है, जिसको क्या बोलते हैं? कालीकट भी बोलते हैं, तक पहुंचा। और जहां स्थानीय शासक जमोरिन जो था उसका क्या करता है? स्वागत करता है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था। ज्ञातव्य है कि वास्को डी गामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान था। भारत के एक व्यापारी जो थे, जिसका क्या नाम बताए थे? अब्दुल मजीद, की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई। और इसी के सहयोग से वो क्या करता है? भारत आने का सीधा मार्ग मिल जाता है उसको। इससे यूरोपियनों के साहस में वृद्धि हुई और देखा कि अच्छा तुर्की और अरेबिया वाले रास्ता रोके हुए तो कोई बात नहीं, हम लोग इधर से व्यापार करेंगे। और वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं का 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजार में उसको बेचा गया। तो माफ कीजिएगा, कितना था? 26 गुना था। 60 गुना ना होकर के कितना था? 26 गुना था। अब देखो क्या करा यहाँ पे कि अमेरिका, अब देखो क्या मुनाफे के बाजार में बेचा गया तो 26 गुना उसको फायदा हुआ। और अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज की एक नई उपलब्धि थी, जिसे 1498 में कोलंबस ने प्राप्त किया था। तो अब देखो इससे पहले बच्चों, यानी कि 1492 से पहले लोगों को नहीं पता था, ये नहीं पता था कि अमेरिका भी कोई जगह है। अमेरिका के बारे में किसी को पता ही नहीं था। तो जब ये लोग अमेरिका की खोज किए तो इन लोगों ने क्या बोला? उसको अमेरिका ना बोल करके क्या बोला? नई दुनिया, कि एक नई दुनिया है। हम लोग जिस दुनिया में रह रहे थे उस दुनिया से और ही डिफरेंट एक नई दुनिया है। तो उसी को, अमेरिका को, ये लोगों ने क्या बोला? 1498 में नई दुनिया बोला। और इसकी खोज किसने किया था? पता कौन लगाया था? तो कोलंबस ने पता लगाया था। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ को निवासियों को रेड इंडियन कहा। बाद में स्पेन के नाविक जो थे अमेरिगो वेस्पुसी ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। और इसी के नाम पर इस क्षेत्र का जो नाम है वो अमेरिका पड़ा। तो अमेरिका का नाम किसके नाम पे पड़ा? तो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पे पड़ा। किसके नाम पे पड़ा बच्चों? अमेरिगे वेस्पुसी, अमेरिगो वेस्पुसी। ठीक है ना। और ये कहाँ के निवासी थे? तो और ये भी स्पेन के निवासी थे। ठीक है। और जो वास्को डी गामा था वो कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का निवासी था। कोलंबस कहाँ का था? तो वो था स्पेन का। ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्या करा बच्चों कि 1519 में मैगलेन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और यह धारणा पुष्ट हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि अब देखो एक और व्यक्ति था जिसका क्या नाम था? मैगलन। तो मैगलन क्या था कि उसने पूरी दुनिया का चक्कर लगा दिया, और वो भी किस चीज़ से? जहाज से। और जब ये पूरी दुनिया का चक्कर लगा दिया तो ये बोला कि अरे भाई, पहले लोग सोचते थे ना कि जो क्या बोलते हैं कि जो धरती है वो कैसा है? ऐसा है, फ्लैट है, और इधर जाएंगे तो अनंत में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा जो समुद्र है दुनिया का वो सब क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसके कारण और क्या हुआ कि लोगों को समुद्र के बारे में जानकारियां पढ़ी। और क्या कराया बच्चों कि आगे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की। तो कैप्टन कुक ने क्या किया था? ऑस्ट्रेलिया का
खोज किसने किया था? कैप्टन कुक ने किया था। भारत से समुद्री रास्ते की खोज किसने किया था? तो पुर्तगाली नाविक जो वास्को डी गामा था उसने किया था। अमेरिका की खोज किसने किया था? तो वो था कोलंबस ने किया था। अब खोज क्या है, मतलब देश के रास्ते का पता लगाया, ऐसे बोल सकते हैं। कोई भारत की खोज थोड़े कर सकता है, भारत कहीं खो थोड़े गया था। वो भारत के समुद्र यूरोपीय समुद्री मार्गों का, यानी कि यूरोप से होकर के भारत का जो समुद्री मार्ग है उसका पता कौन लगाया था? तो पुर्तगाली जो था वास्को डी गामा उसने लगाया था। अब देखो बच्चों, साथ ही साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया था कौन? कैप्टन कुक ने। सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया और भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार थे जिनका क्या नाम था? हेनरी द नेविगेटर, तथा स्पेन की महारानी इसाबेला प्रमुख थी। यानी कि ये जो नाविक थे इनको सपोर्ट किससे मिल रहा था? वहाँ के शासकों से भी मिल रहा था। जैसे अगर बात करें पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल का एक शासक था जिसका क्या नाम था? हेनरी द नेविगेटर, वो भी सपोर्ट किए। और साथ ही साथ स्पेन की जो महारानी थी इसाबेला, वो भी जो है वो अपने क्या बोलते हैं समुद्री नाविकों को प्रोत्साहन देती थी। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करा है, आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भौगोलिक खोजों के परिणाम क्या हुए। ठीक है ना, भौगोलिक खोज जो हुआ इसका क्या परिणाम हुआ, यानी कि जब इन लोगों को नए नए दुनिया के बारे में पता चला तो इसका वास्तव में क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और जब कभी भी आप स्कूल या कॉलेज में जाएँ, स्कूल में जाएँ या फिर कोचिंग में जाएँ, ट्यूशन में जाएँ, तो अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।